सब लोग भैया थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और शांत मन से। बहुत दूर से आया हूँ आपके बीच में, विलम्ब से आया हूँ इसलिए क्षमा प्रार्थी। सबसे पहले माँ कामाख्या के, बाबा गंगेश्वर के और बाबा धामदेव के चरणों में नमन करता हूँ। गाजीपुर में ही जन्मा हूँ, बड़े गर्व से हिंदुस्तान के किसी शहर में जाता हूँ गंगेश्वर जीवन दर्शन के आज पुस्तक विमोचन के समारोह में। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय विनोद उपाध्याय जी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ सदस्य, बीएचयू से हमारे मित्र पधारे प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज जी, डॉक्टर शोभनाथ पाठक जी, संचालन कर रहे सत्यनारायण उपाध्याय जी, हमारी बहन पूर्व विधायिका सुनीता सिंह जी, चेयरमैन सत्यदेव पीजी कॉलेज मेरे भाई सानंद सिंह जी, और मेरे बहुत ही आदरणीय जिन्होंने गाजीपुर के जिले में आयुष की अलग जगाया है, आयुर्वेद की अलग जगाया है, ऐसे बहुत ही श्रद्धेय रंग बहादुर सिंह जी, भाई मृत्युंजय मिश्र जी, और मेरे अग्रज, मेरे बहुत ही बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में सदैव मार्गदर्शन करने वाले मेरे आदरणीय और इसी माटी पे जन्मे कर्नल रंजीत उपाध्याय जी, इस पुस्तक के लेखक भाई राम प्रकाश उपाध्याय जी, जन्मेजय उपाध्याय जी, मेरे साथ बीएचयू से पधारे डॉक्टर हरदत्त शुक्ल जी, अंकुर उपाध्याय जी, और गाजीपुर जिले में के ही रहने वाले मेरे 3 साथी यहाँ आए हैं, भाई बबलू राय जी, प्रमोद राय जी, सौरभ राय जी, जैन साहब जो बनारस से पधारे हैं, जिनके 4 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है काशी, भाई संतोष सैनी जी, रिंकू मिश्रा जी, मोनू तिवारी जी, आशुतोष उपाध्याय जी, आकाश सेठ जी। बड़ा अद्भुत दिन है आज। काशी में जन्मा तो अभी काशी को नहीं जान पाया। गाजीपुर मेरी जन्मस्थली है, मेरा गांव है, तो गाजीपुर को, उस इतिहास को भी आज जानने का अवसर हमारे पुस्तक के लेखक ने दिया। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा वंश के लोग फतेहपुर सीकरी से उजड़ के, कहीं न कहीं काल और परिस्थितियों का इंसान दास होता है, उनको गाजीपुर के इसी क्षेत्र में आके शरण लेना पड़ा। और कैसे देखिए 500 वर्षों की उस यात्रा के बाद आज इन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से, अपने मोहब्बत से, अपने भाईचारे से, चाहे वो बाबा गंगेश्वर के वंश के लोग हो, चाहे बाबा धामदेव के वंश के लोग हो, सिकरवार वंशी, ये 84 गांव के लोगों ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है। गैमर की चर्चा होती है तो एशिया के सबसे बड़े गांव के रूप में ऐसे थोड़े बड़ा हो गया। दिल बड़ा था, रिश्ते बड़े थे, उजड़ा हुआ व्यक्ति जब आके कहीं बसता है ना तो इतिहास रचता है। वो आज हमारे इस 2-2 वंशावलियों के लोगों ने मिलके इस क्षेत्र की माटी को सींचा है, और उनका फैलाव चाहे बिहार तक पहुंचा हो, चाहे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा हो, वो जहां भी होंगे निश्चित ही अपनी माटी को याद करते होंगे, इस मिट्टी से जुड़कर वो जीते होंगे। और ये तो शहीदों की धरती है गाजीपुर। मैं गोवा में था, आयुष का देश का राष्ट्रीय सम्मेलन था। गोवा की धरती को भी जो कोंकण कहा जाता है, वो भगवान परशुराम का क्षेत्र कहा जाता है। मैंने कहा कि मैं उनके पिता जमदग्नि ऋषि के जन्मस्थली गाजीपुर से आया हूं, वो मेरी भी जन्मस्थली है। आज आके यहाँ पराशर ऋषि के बारे में मैं बैठे बैठे पढ़ रहा था।
बहुत कम लोग जानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ के पौत्र पराशर ऋषि, महर्षि वेदव्यास के पिता, कौन जानता है। आजकल के लोग अपनी 3 पीढ़ियों के बाद किसी से पूछ लीजिए कि आपके पिता के पिता का नाम क्या था, पिता के पिता के पिता का नाम क्या था, कोई नहीं बता पाएगा। छोटी सी दुनिया में जीने के तो बात ही हो गए। हम बधाई देना चाहते हैं भाई राम प्रकाश उपाध्याय जी को, आपने कम से कम उस इतिहास को सहेजा है, उस अपने वंश वृक्ष को तैयार किया है, जोड़ा है आपस में। आज जिनके बिखरने का दौर चल रहा है, कोई नहीं जानना चाहता कि हम कौन है, कहां से आए हैं, क्या हमारा इतिहास है। और यकीन करिए, जो कौमें, जो समाज अपने अतीत को भूल जाता है, उसको आने वाले दिनों में दुनिया माफ नहीं करती है। तो ये समाज फिर से इन्होंने सबको जोड़ने का काम किया, सबको अपने उस गौरवशाली इतिहास याद कराया है इस किताब के माध्यम से। बड़ा कठिन काम है, जोड़ जिस तरीके से इन्होंने वंश वृक्ष तैयार किया है, यकीन करिए आप भी अपने घर लौट के जाइएगा तो कम से कम अपने परिवारों का एक ऐसा वंश वृक्ष तैयार कर दीजिए, कम से कम आप भी 2-4 पीढ़ियों का नाम कोई आपसे पूछे तो बता सकिए। भारत ने सदैव अपना अतीत भुलाया है। आपको पिछले 500 सालों के लोगों के जितने भी आविष्कार है याद है, लेकिन आज के अपने देश के 2000 साल, 1200 साल, 1700 साल, 5000 साल, 3000 साल के अपने ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि, किसी का इतिहास भूगोल नहीं किसी को पता। वो तो ये गांव ना होते, ये क्षेत्र ना होते, ये जमानिया ना होता तो जमदग्नि ऋषि का नाम कोई नहीं जानता। अतीत के लोगों के बारे में मैं आपसे बताऊं कि आपको पता है कि जहाज का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया, ये नहीं पता है। लेकिन आपको पता नहीं कि वैमानिकी का आविष्कारक भारत का वो कौन ऋषि था, नहीं जानते आप। इस देश के लोगों को महर्षि भारद्वाज, महर्षि भास्कराचार्य, महर्षि कण्व, महर्षि कणाद, आर्यभट्ट, मैं ऐसे नाम ले रहा हूं, सुबह हो जाएगी अगर मैं ऋषियों महर्षियों की चर्चा करूंगा। महर्षि अगस्त को जानते हैं आप? नहीं जानते। मैं आयुष का मंत्री बना तो मैंने जाना कि महर्षि अगस्त की जन्मस्थली अगस्तकुंडा वो मोहल्ला है जो काशी में है। महर्षि अगस्त जो समुद्र पी गए थे, ये सब पढ़ा ना अतीत में। ये ग्रंथ न होते, रामचरितमानस न हो, रामायण न हो, गीता न हो, तो आपको बहुत सारे लोग, ये यहां लिखा है कि 20 स्मृतियां हैं, 18 पुराण हैं, पंचवेद की चर्चा यहां हो रही। अब आपने जीवन भर पढ़ा 4 वेद, 5वां कहां से आ गया? कितने लोगों को पता है कि स्मृतियां कितनी हैं, श्रुतियां कितनी हैं, उपनिषद कितने हैं, वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं? कितने लोगों ने रामायण की रचना किया है। बाबा तुलसीदास ने तो 500 साल पहले रामायण लिखा, जिस युग की चर्चा यहाँ बाबर की हो रही है। अकबर के काल में काशी में रह के रामचरितमानस की रचना किया। 500 साल की रामायण आपको याद है, लेकिन आपको महर्षि वाल्मीकि की रामायण किसी को पता नहीं। दक्षिण भारत में अलग रामायण लिखी गई, पूरे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चरित्र को अलग अलग लोगों ने लिखा। वो तो सहज भाषा में लिख दिया तो रामचरितमानस घर घर पहुंच गई। गीता प्रेस ने आज इस पुस्तक को छापा है, वो गीता प्रेस न होती तो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के घरों में वो रामचरितमानस न होती, है ना। चाहे वो गीता का गुटका हो, चाहे वो रामचरितमानस की किताब हो। अतीत में झांका करिए थोड़ा सा अपने। मैंने कहा ना कि जब मेरी एक शाखा है, मेरे आयुष की एक विधा है सिद्ध, तो सिद्ध का जन्मदाता कौन है? तब पता चला कि वो महर्षि अगस्त है।
अगस्त कहाँ पैदा हुए तब पता चला कि काशी के रहने वाले थे। पहले ऐसे यात्री थे आज से 6000 साल पहले जिन्होंने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की यात्रा किया। विंध्याचल पर्वत को बड़ा गुरूर था अपनी ऊंचाई का। उन्होंने कहा कि मुझको सहज छोटे होकर रास्ता दो, वरना अपने याद है ना समुद्र को कहा कि समुद्र पी जाऊंगा। तो महर्षि अगस्त के सामने विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं ने छोटे होकर उनको रास्ता दिया। वो पहले दक्षिण भारत जाने वाले उत्तर भारत के यात्री थे 6000 साल पहले। अब तो थोड़ी मोड़ी किताबें पढ़ लिया, थोड़ा सा ज्ञान, हम सब अल्प ज्ञानी है मान के चलिए। एक विषय का जानकार कोई शिक्षक हो सकता है, और आज उस उपाध्याय वंश के लोगों के बीच में आया हूं जिनका काम ही था अध्यापन करना। अध्यापन वही कर सकता है जो अध्ययन करता हो, पढ़ेगा नहीं तो पढ़ाएगा क्या। आज उपाध्याय कोई हेयर कटिंग सैलून खोल के बैठा होगा, कोई गांव में परचून की दुकान कर रहा होगा। किसी उपाध्याय को जब ये पता चले कि हमारा कर्म क्या था, ऐसे थोड़े चतुर्वेदी द्विवेदी लिखा गया। चारों वेद जिसने पढ़ा उसको चतुर्वेदी कहा, कर्म तय था। अब भले कोई किसी को काल और समय ने भिखारी बना दिया, गरीब बना दिया, वही कहानी आज तक जिंदा है कि गरीब सुदामा ब्राह्मण। अतीत में झांकी अपने, देखिए कैसे एक राजा और उसके पुरोहित का रिश्ता आज यहां परिभाषित हो रहा है। राजा कहीं चला जाता, पुरोहित कहीं भाग जाता, लेकिन अपने पूरे समाज की चिंता करके सबको एक साथ लेके उस सिकरी फतेहपुर सिकरी से गाजीपुर तक की यात्रा किया। यहाँ एक राजवंश बनाया, एक समाज बनाया। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ। लेखक को विशेषकर आपने बुलाया था तो मैं नहीं समझ पाया कि मैं जिस जगह पे माँ कामाख्या के धाम में इसके पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन मैं इस इतिहास को नहीं जानता था कि कैसे माँ कामाख्या। प्रश्न आते हैं जेहन में कभी दिमाग में कि माँ कामाख्या आखिर में कामाख्या से यहाँ क्यों आ गई। काशी में तो माँ कामाख्या है, तो उसका अर्थ समझ में आता है कि सारी देवी देवता एक समय ऐसा आया कि काशी में आके बस गए। देवताओं को परेशानी होने लगी कि जब पृथ्वी लोक पर देवता रहेंगे तो फिर उनके स्वर्ग में कौन रहेगा। तो फिर भगवान विष्णु से आकर भगवान ब्रह्मा और सारे लोगों ने कहा कि भैया देवताओं को लौटाइए। तब सारे देवताओं ने अपनी प्रतिकृति, अपना फोटो स्टेट काशी में छोड़ा और फिर जाके वो स्वर्गलोक देवलोक जिनको आप कहते हैं चले गए। इसलिए काशी कभी जाएंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग है, अष्ट भैरव है, 56 विनायक है, 12 नौ दुर्गा, 9 गौरी, सारे देवी देवता। कामाख्या एक मोहल्ला है। जब रिश्ता जोड़िएगा कि कामाख्या माने क्या, नहीं वो कामाख्या है, कामाख्या का अपभ्रंश है कामाख्या। विंध्यवासिनी भी है, सारे देवी देवता, जिस गली में निकल जाइए। तो अतीत में जब इंसान को झांकने का अवसर मिले तब तो वो आज में इतना परेशान है कि अतीत को भुला दिया। सारी दुनिया के सारे आविष्कारों का श्रेय दे दिया दूसरे को, चाहे वो कागज का आविष्कार हो, चाहे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो। वो भारत का इतिहास किसी कागज में थोड़े लिखा गया है। किस पे लिखा गया है बताइए, बोलिए भाई। भोजपत्र ऊपर। भोजपत्र हमारी वो कागज हुआ करता था जिसको सहेज के इतिहास लिखा गया भारत का। 90 दिन तक नालंदा की लाइब्रेरी जलती रही। क्या जला होगा, खटिया बिछौना? नहीं, लाइब्रेरी जली थी 90 दिन तक। इस लाइब्रेरी में क्या जला होगा? भारत का ज्ञान। एक लाइब्रेरी, एक विश्वविद्यालय। तो आप सबको प्रणाम करते हुए बस अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मुझको एक कार्यक्रम में 5 बजे का समय मिला है, बनारस पहुंचना है। विलंब से आया इसलिए आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ही अपने स्वार्थ में आगे पीछे करता रहा। कल याद नहीं था, कल रात को फोन किया कि मैं 11 बजे आ जाऊंगा, 9 बजे चलने का प्रोटोकॉल जारी करा दिया। फिर पता चला कि मन की बात है मोदी जी के, तो फिर 11 से 11:30 ये तय हो गया। फिर 12 बजे का अस्पताल का उद्घाटन था, तो जो विलंब हुआ है
क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर कभी किसी दिन हम सभी मिल के बैठेंगे, लेकिन आज एक बहुत नई शुरुआत हुई है कि अपने अतीत को जब आप जानिएगा तो निश्चित ही आज वर्तमान आपका गौरवशाली हो जाएगा, आपको भी गर्व की अनुभूति होगी। अभी मैं गाजीपुर के जिस हिस्से का रहने वाला हूँ, मेरा रकुल वंशी लोग हैं, क्षत्रिय लोग। मैं अभी सानंद सिंह से पूछ रहा था, इन्होंने कहा हम लोग चौहान लोग हैं, 52 गांव चौहानों के हैं, 84 गांव सिकरवारों के हैं। किसको गरज पड़ी है कि हम कहाँ से हैं, कौन है, कहाँ से आए? लेकिन निश्चित ही जब आपको लगेगा कि आप रघुवंशी हैं, तो भगवान राम के वंशज हैं, तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आज जिस उपाध्याय को पता चले कि हमारे आराध्य कौन है, किसके हम वंशज हैं, हमारा काम क्या है, तब निश्चित ही उनका चरित्र, उनका जीवन, उनकी सोच, उनका नजरिया, उनका चाल चलन, उनका रहन सहन सब बदल जाएगा। इतने चरित्रवान और इतने पवित्र वंशजों के हम वंशज हैं, इतने महान लोगों